अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं किस चीज में? बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में असल में ये कॉम्बिनेशन है दो ब्रांचेस की, एक बायोलॉजी की और एक केमिस्ट्री की, तो इसकी हमें जरूरत पड़ गई है। कीप इन योर माइंड्स, बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. Biochemistry is the branch of chemistry in which we study about biomolecules, which is also called as biological molecules. Biological molecules. Biochemistry is the branch of chemistry in which we study about biological molecules or biomolecules. So that's a branch of chemistry. एक चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, आप लोगों को मैं एक मशवरा देना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर स्टार्ट कर लिया, ये जो बायोकेमिस्ट्री है, आप लोगों की केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में भी एक चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का है, वो और ये दैट्स अराउंड अबाउट 90% सेम. सो जो टॉपिक यहाँ पे है आप उधर पर उसको रीड आउट कर ले, और वहां पे जो डिफरेंसेस है इस टॉपिक से वो आप इनके साथ लिख लिया करें, तो आपको फायदे क्या हो जाएगा कि दो चैप्टर आपस में कंप्रेस्ड हो जाएंगे और आपके लिए एक बन जाएगा. ये बायोकेमिस्ट्री जो है, इसको पढ़ने से आपको वो वाला चैप्टर सेकेंड ईयर का जो बायोकेमिस्ट्री का है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा. तो आप दोनों चैप्टर जो है उसको पैरेलल पढ़ें तो आप लोगों के लिए काफी आसान होगा. अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो बात हुई है कि बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, या ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ये क्या चीज है. बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स असल में दोस molecules which are present in the body of living organisms. Those molecules which is present in the body of living organisms, that's called as biomolecules या biological molecule. इनमें ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनमें इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. दोनों टाइप्स के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन हुआ, इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट हुआ, इनके अलावा लिपिड हुआ, इनके अलावा न्यूक्लिक एसिड हुआ, इनके अलावा विटामिन्स हो गए. ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक हो गए, जो कि इनऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं. इनऑर्गेनिक जो है ये भी पाए जाते हैं, जस्ट लाइक वाटर हुआ इनऑर्गेनिक है, इनके अलावा मिनरल्स हो गए इनऑर्गेनिक है, या इनके अलावा साल्ट हो गया इनऑर्गेनिक है. इनके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे एसिड और बेसिस भी पाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक में जो है इनके साथ एंजाइम भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक इन नेचर है. इनके अलावा जो है हार्मोन्स भी पाया जाता है, ऑर्गेनिक इन नेचर है.
सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स और विटामिन्स, ये हमारे पास ऑर्गेनिक हो गया। वाटर, मिनरल, साल्ट, इनके अलावा ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। सो दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन वी विल डिस्कस। व्हाई वी विल डिस्कस, हमें जरूरत क्या है असल में, चूंकि इनके जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इनकी जो कंपोजिशन वगैरह होती है, ये कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं, सो ये सारा मैकेनिज्म जो है ये रिएक्शंस के साथ ताल्लुक है। और ये मॉलिक्यूल है, चूंकि ये लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, तो हम इनकी रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें इस वजह से बायोकेमिस्ट्री जो है वो इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे हमने वो डिस्कस करेंगे, कहते हैं कि हमारे पास 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है ये बेसिकली दे constitute 95% of living body biomass। ये लिविंग बॉडी का जो है 95% बायोमास जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम आते हैं, यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के सेल हैं। एक हम कहते हैं प्रोकैरियोट, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ लिया। एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल है। सो ये 2 टाइप ऑफ सेल जो है ये पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हम सिलेक्शंस कर लेते हैं बैक्टीरिया की, और यूकैरियोटिक सेल्स में हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पे मैमल सेल्स को। अब ये दोनों सेल जो है इनको हम कंपेयर करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें जो है कंपेरेटिवली क्या क्या चीजें जो है इसमें पाई जाती हैं और इनकी परसेंटेज क्या है। तो इसमें चूंकि हम वाटर को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ प्रोटीन को इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इनके अलावा जो है हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज लेंगे, इनके अलावा जो है हम इसमें लिपिड्स की परसेंटेज लेंगे, इनके अलावा हम इसमें डीएनए परसेंटेज और साथ आरएनए परसेंटेज, और इनके अलावा इसमें हम एंजाइम प्लस हार्मोन्स इनकी परसेंटेज चेक करेंगे, और इनके अलावा हम इसमें साल्ट प्लस मिनरल्स इनकी परसेंटेज जो है वो चेक करेंगे। सो कंपैरिजंस हम करेंगे। तो याद रखें वाटर की परसेंटेज दोनों में सेम है, 70% और 70%। प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में जो है 15% होता है और यूकैरियोट्स में इसकी परसेंटेज है 18। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसकी परसेंटेज प्रोकैरियोट्स में 3 और यूकैरियोट्स में 4% है। लिपिड्स की परसेंटेज प्रोकैरियोट्स में 2% है और यूकैरियोट्स में 3% है। डीएनए की परसेंटेज प्रोकैरियोट्स में 1 है और यहाँ पे यूकैरियोट्स में 0.25% है। आरएनए की परसेंटेज प्रोकैरियोट्स में 6% है और यूकैरियोट्स में 1.1% है। एंजाइम प्लस हार्मोन जो है प्रोकैरियोट्स में 2% है और यूकैरियोट्स में भी 2% है। साल्ट प्लस मिनरल प्रोकैरियोट्स में 1% है और यूकैरियोट्स में भी 1% है। अब अगर हम इस टेबल पे गौर करें तो हमारे पास वाटर, हमारे पास एंजाइम प्लस हार्मोन और साल्ट प्लस मिनरल्स, इनकी परसेंटेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेम है। लेकिन अगर हम यहां पे गौर करें तो हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, इसकी अगर हम परसेंटेज देख लें तो ये जो है दे आर मोर
इन यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में परसेंटेज जो है इसका ज्यादा होता है देन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के मुकाबले में इसका यहां पे परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम यहां पे चेक कर लें, अगर हम यहां पे चेक कर लें डीएनए और आरएनए को, सो याद रखें डीएनए और आरएनए की परसेंटेज जो है दैट इज लेस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इसकी परसेंटेज कम है देन प्रोकैरियोट्स। अब रीजन क्या है? याद रखें आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेलिज है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक राइबोसोम है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स की डीएनए या उसकी आरएनए परसेंटेज लेंगे तो डीएनए और आरएनए को हम उस कंपेयर करेंगे, उनकी अंदर जो जितनी भी सेल्स ऑर्गेनेलिज है और उसके अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सारे चीजें हैं, तो कंपैरेटिवली उसकी परसेंटेज कम आएगी। क्योंकि यूकैरियोट्स में आपको पता है गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके अलावा परागीसोम है, ग्लाइकोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, वेक्यूल्स है, तो बहुत सारा सेल ऑर्गेनेलिज है। तो कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स की डीएनए और आरएनए की परसेंटेज इस वजह से कम आ रही है क्योंकि वहां पे लॉट ऑफ ऑर्गेनेलिज है। और प्रोकैरियोट्स में इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वहां पे ऑर्गेनेलिज बहुत ज्यादा कम है, ना होने के बराबर है, तो इस वजह से उसकी डीएनए की परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन अगर नंबर की बात करें तो नंबर यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ डीएनए जो है वो ज्यादा होती है, नंबर ऑफ डीएनए जो है उसमें ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात जो है यहां पे हम आते हैं कि हमारे पास मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन नेचर। अब यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। सो बात जाहिर बात है वाटर जो है वो सबसे ज्यादा है। मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन नेचर जो है ये वाटर है। सेम मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन सेल, सेल में फिर क्या है? अगेन यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो मतलब चूंकि वाटर जो है वो उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मोस्ट एबंडेंट, अब यहां पे हम कहते हैं कि नहीं, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लिख लेते हैं। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे ज्यादा कौन सा है? तो याद रखें सेलुलोज। सेलुलोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास नेचर में सबसे ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के सेल वॉल वगैरह में पाया जाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल, सेल में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है? तो हमने पढ़ लिया प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में 15% है और यूकैरियोट्स में 18% है। तो फिर सेल के अंदर जो है प्रोटीन ज्यादा हुआ। अगर हम कह दें कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो याद रखें कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो है फिर ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात इस तरह कह दें,
हम अगर बात इस मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स, तो हमारे पास जो है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स इन नेचर्स, तो हमारे पास है कोलेजन्स है। अब हम कहते हैं कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, नेचर में सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स क्या है? रोबिस्को। रोबिस्को जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, रोबिस्को, तो वो जो है सबसे मोस्ट एबंडेंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन लिख लेता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल सेल, सो बात अब साफ होगी, कोलेजन्स। लेकिन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, तो रोबिस्को। रोबिस्को जो है ये एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज एंड एक्ट एज ए ऑक्सीजनेज, ये जो है सबसे ज्यादा है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि अगर पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल, मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल, मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल इन नेचर, सो नेचर में सबसे एबंडेंट क्लोरोफिल कौन सा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एबंडेंट क्लोरोफिल इन नेचर, ये सबसे कॉमन, ये सबसे एबंडेंट होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एक टर्म्स हम यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म का, लफ्ज हम यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या चीज? मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं सम ऑफ द ऑल बायोकेमिकल, sum of the all biochemical reactions, sum of the all biochemical reactions occurring, sum of the all biochemical reaction occurring in the body of living organism, some of the all biochemical reaction occurring in the body of living organism, that is known as metabolisms. इसको मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। ओवरऑल जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इनको मेटाबॉलिज्म्स कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म्स की दो टाइप्स है, एक हमारे पास है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म्स, और दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो हमारे पास है, इसकी डिफिनीशंस है, द ब्रांच वो है, टाइप्स है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, also called as constructive process. Anabolism is also called condensation. It's also called as condensations कहा जाता है इसको. It is also called as polymerizations. Polymerizations भी कहा जाता है. It is also called as एंडार्गोनिक, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती है, एंडार्गोनिक, या एंडोथर्मिक भी कह सकते हो, इसको एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं और एंडार्गोनिक भी कह सकते हो. सो anabolism, also called constructive process, also called condensation, also called polymerization, also called endothermic, also called endorganic, also called dehydrations, also called dehydrations भी कहते हैं उसको. So various terms we are using. अब आते हैं कि इसका मतलब क्या है.
एक्चुअली कहते हैं द प्रोसेस in which small ants, the process in which small ants, simple molecules combine together to form large and complex molecules with the release of water. So this process that is called is anabolism, constructive process, condensation, polymerization, inorganic, endothermic और डिहाइड्रेशन कहा जाता है इसको। लेकिन दूसरी साइड्स पे अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म्स कहते हैं इसको। कैटाबॉलिज्म इज एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, that is a destructive process. That's also called as hydrolysis. That's also called as exothermic, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होगी। That's called exothermic. That's called as exergonic. एक्सोथर्मिक या एक्सॉर्गेनिक भी कहा जाता है इसको। अब इसमें क्या होता है, ये एनाबॉलिज्म की अपोजिट है। मतलब द प्रोसेस इन विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स or break down to form small and simple molecules with the addition of water. That is known as कैटाबॉलिज्म। अब आप लोग को मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है। तो लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है ये मिलके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। सो इनसे क्या बन जाएगा, इनसे बनता है प्रोटीन, इनसे प्रोटीन बनते हैं और साथ ही साथ जो है वाटर भी रिलीज होता है कंडेंसेशन के टाइम पे। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। मसलन स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, तो इनसे जो है पॉलीसेकेराइड बनते हैं, इनके साथ वाटर भी रिलीज होता है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज वगैरह। दूसरा हम कहते हैं कि लेट्स सपोज n नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, n number of fatty acids plus glycerol molecules. N number of fatty acid plus glycerol molecules combine together to form lipids या fats या oil, ये fats बनाते हैं या lipids बना लेते हैं with the release of water.
या हम ये कहते हैं कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। अब चूंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं along with the release of water. Now that's called is anabolism. लेकिन अगर हम उसको वापस कन्वर्ट कर ले, then it is called catabolisms. इसको हम क्या कहेंगे? catabolisms कहते हैं इसको। So ये anabolism और catabolisms की बात हो रही है। दूसरी बात, the bond between two amino acids, that is called a peptide bond. The bond between two amino acids is called as peptide bond. The bond between two glucose molecules is called as glycosidic bond. Glycosidic bond. The bond between fatty acids and glycerol is called as ester linkage, ester bond. The bond between nucleotide is called phosphodiester bond. phosphodiester bonds कहते हैं उसको। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को मैं बताता हूं, वो ये कि देखिए डीएनए जो है, इनकी अगर स्ट्रेंड्स है, डीएनए जो है एक्ट एज ए टेम्पलेट रोल अदा कर रहा है। सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डीएनए से एक दूसरी डीएनए बनती है, कॉपी ऑफ डीएनए बनती है, डीएनए से दूसरी डीएनए की कॉपी बनती है, जिसको कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशंस। इनको कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशंस। दूसरा, डीएनए से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इनसे आरएनए भी बनता है या मैसेंजर आरएनए भी बनता है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शंस। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि मैसेंजर आरएनए जो है, इनसे वापस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बन सकती है। इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहा जाता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहा जाता है इसको। अब आप लोगों को मेरा कहने का मतलब क्या है? मैं आपको इसलिए ये समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों डीएनए और आरएनए दोनों बनते हो, उसको हम क्या कहेंगे? The process in which both DNA and RNA is synthesized, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पोलीमराइजेशंस। उसको पोलीमराइजेशंस कहेंगे, या एनाबॉलिज्म कहेंगे, या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहेंगे। इसको पोलीमराइजेशंस कहा जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं जिसका समझना जो है वो इंतहाई जरूरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हमारे पास है वाटर। वाटर टॉपिक वैसे है तो बहुत ज्यादा आसान। वाटर के टॉपिक पे आते हैं। वाटर हमें पता है कि दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक इन नेचर। वाटर हमें पता है कि ये हमारे पास जो है ये कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता। दूसरा, ये हमारे पास टेस्टलेस होता है, इसकी अपनी टेस्ट नहीं है। जो हम कुछ अदर मिनरल्स वगैरह डाल लेते हैं तो उससे इसका टेस्ट आता है।
वाटर जो है ये इसका हमारे पास नो शेप, इसका शेप नहीं, बिकॉज दे एडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। हाँ, इसका वॉल्यूम जो है वो पाया जाता है। वाटर का फार्मूला जो है वो हमारे पास है H2O, जिसमें हमें बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के तनासब से मिली हुई है, 2:1 से। अब वाटर जो है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, और ये हमारे पास गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है, और ये हमारे पास ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अब अगर दूसरी साइड्स पे हम बात करें, सो वाटर की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे हम बात करें, सो वाटर इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है इसको। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से यहां पे हमारा क्या मुराद है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट से यहां पे हमारा मुराद ये है, हमारा मकसद ये है कि इसमें पोलर एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। पोलर एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। सो इसमें कहने का मकसद ये है कि इसमें नॉन पोलर जो है वो हल नहीं हो सकते, इसमें नॉन पोलर जो है वो हल नहीं हो सकते, इसमें पोलर और आयोनिक हल होंगे। क्यों? रीजंस क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि वाटर जो है, वाटर खुद जो है वो पोलैरिटी शो करता है। वाटर जो है ये पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी किस वजह से शो करता है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को पता होगी कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके साथ आउटर मोस्ट शेल में यहां पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसकी ऑक्टेट शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर लेता है कि एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो ऑक्सीजन का जो है ये आउटरमोस्ट ऑक्टेट शेल्स कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका बना बॉन्ड पेयर, ये इसका बॉन्ड पेयर बना, और ये जो है इसका बना लोन पेयर, इसका ये लोन पेयर बना। सो अब क्या होगा आगे? अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी जो अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड पेयर है इस पे ऑक्सीजन का ग्रिप ज्यादा होता है। सो इसको लोन पेयर की वजह से दे अट्रैक्ट टुवर्ड देमसेल्फ। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, मीन ये फ्लक्चुएशंस कर रहा है, अभी तक प्रॉपर बॉन्ड जो है वो टूटा नहीं है। तो अगर टूटेगा तो ये बॉन्ड पेयर किसके पास जाएगी? ऑक्सीजन के पास। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि ये इसमें पोलैरिटी होती है, और पोलैरिटी जो है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती है। एक प्रॉपर्टी जो है वाटर की ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि वाटर जो है दे हैव हाई हीट कैपेसिटी। वाटर हैव हाई हीट कैपेसिटी। व्हाट्स मीन बाय हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ हीट added or subtracted,
amount of heat added or subtracted to change the temperature, of water by 1 degree Celsius. That's called as heat capacity. मतलब ये है कहने का कि ये बीकर है और इसमें हमारे पास पानी पड़ा हुआ है और इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद जो है इसका जो टेम्परेचर है ये चला गया 16 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। अब इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री डिफरेंस आया। दैट्स कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी कॉमन टर्म्स है एकमोडेट करना, या हम इससे हीट को निकाल लें ताकि इसका टेम्परेचर जो है 14 डिग्री सेल्सियस आ जाए। दैट्स आल्सो कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। ये हाई हीट कैपेसिटी किस वजह से है? That is due to हाइड्रोजन बॉन्ड। ये असल में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। इसके अलावा दूसरी बात हम आते हैं कि अगर हम देख लें वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज कब होगा? वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? रीजंस क्या है? अगेन दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये असल में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हम रिमूव कर ले, तो फिर जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव कर लेते हैं तो ये तो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करने से ये तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से खींचते हैं। सो विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फिर अगर हम वाटर्स की बॉइलिंग पॉइंट्स को चेक कर लें तो उस टाइम पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास है -80 डिग्री सेल्सियस। और वाटर की फिर अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट्स चेक कर लें तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट्स है -100 डिग्री सेल्सियस। 100 पे जो है वो -100 पे वो फ्रीज हो जाता है। अच्छा, एक और बात हो, याद रखें वाटर इज heavy. Water is heavy at 4 degree Celsius. Below 4 degree Celsius or above 4 degree Celsius, water is light. ये हल्का होता है। वाटर जो है ये फिर हल्का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर या नीचे, एग्जैक्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हेवी होता है। इस बिहेवियर्स को हम क्या कहते हैं? इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनामुलस बिहेवियर या अनयूजुअल बिहेवियर। अनयूजुअल बिहेवियर या एनामुलस बिहेवियर इसको कहा जाता है। तो उस टाइम पे वाटर के मॉलिक्यूल दे कम क्लोज, फिर जाए ये हेक्सागोनल टाइप्स का स्ट्रक्चर बना देते इस बेस पे। अच्छा, दूसरा जो है अगर हम देख लें, याद रखें वाटर जो है, वाटर शो कैपिलरी एक्शंस। कैपिलरी एक्शन किस वजह से, और कैपिलरी एक्शंस है क्या चीज? जो स्मॉल ट्यूब्स है उसमें वाटर की मूवमेंट्स को कैपिलरी एक्शंस कहते हैं।
मतलब movement of water molecules, movement of water molecule in small tubes just like xylems है, उसमें ये मूवमेंट का आ रहा है, इसको कैपिलरी रिएक्शंस कहते हैं। कैपिलरी रिएक्शन दो फोर्सेस की वजह से होगा, एक है कोहेसिव फोर्स और एक है एडहेसिव फोर्स। इन दो की वजह से जो है ये मूवमेंट करेगा। कोहेसिव फोर्स किसके दरमियान होता है? बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनको कहा जाता है। और एडहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स with the walls of container, walls of container। जिस चीज में पाया जाता है इसके साथ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सो दूसरी बात क्या है, वाटर जो है ये असल में अगर देखा जाए सो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे इसका जिक्र नहीं हुआ। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ यू कैन स्टार्ट टू आस्क द क्वेश्चंस। I think so there will be no questions today because the topic was quite easy. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक टर्म का आपसे पूछना था, एक सेकंड। जी जी। जी सर फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट जी ये प्लांट सेल जो है ना, प्लांट सेल जी जी जब वो सेल डिविजन्स करते हैं, जी क्योंकि अगर एनिमल सेल्स का देखा जाए तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन जो है वो तो आसान होती है, उसमें मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड फोल्डिंग शुरू कर लेता है। और साइटोप्लाज्म की बात करो, इनवर्ड फोल्डिंग शुरू करने के बाद जो है ये दोनों एक पॉइंट्स पे आके मिल जाते हैं और एक दूसरे को अटैच करने के बाद वो डिटैच हो जाएंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर प्लांट सेल्स के बारे में बात आ जाए तो प्लांट सेल्स में चूंकि यहाँ पे इस तरह मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग नहीं होती, ये जो उसकी वो है सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी इनवर्ड फोल्डिंग नहीं होती। तो फिर वहां पे क्या सिलसिला होगा, वहां पे मसला ये होता है कि इनकी जो सेल वॉल है, वहां की जो साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास वेसिकल्स होते हैं इसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। वो सेलुलोज जो है एक्सटेंड हो जाता है उस वेसिकल से और एक प्लेट लाइक बना देता है, और वो प्लेट जो है सीधा होके इस साइटोप्लाज्म को दरमियान में से डिवाइड कर लेता है। इसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि फ्रेगमोप्लास्ट जो है प्लांट सेल्स में बनता है कब, जब साइटोकाइनेसिस हो रही है, जिस वक्त डिवाइडिंग सेल। क्लियर हो गई बात हो? जी 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 सर। और एक और सर, ये माइक्रोट्रेबिक्यूलर लेटिस, ये कोई टर्म है सर? बिल्कुल, माइक्रोट्रेबिक्यूलर लेटिस है ये माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और ये जो है इसकी जो अरेंजमेंट्स है जस्ट लाइक आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड्स की जो स्ट्रक्चर पढ़ी है, ये इसकी जो बेसिक यूनिट है सोडियम क्लोराइड्स की, ये उसी तरह जो है इसका एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है माइक्रोट्यूब्यूलर लेटिस की तरह।
सो प्रॉपर अरेंजमेंट्स को टर्म यूज किया जाता है। सो मतलब ये कि ये एनिमल सेल्स है, इसके दो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो गया। अब इसके बाद जो है इसकी साइटोप्लाज्म्स का इस तरह डिवाइड हो जाना, ये फ्रेगमोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। जी जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।